नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस ब्यूटीफुल माइंड के चैनल पर। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा कुछ नई चीज़ें आप लोगों के सामने लाऊं। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के सामने लेके आई हूँ बगहा शहर एक परिचय। ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, एक छोटा शहर जिसका नाम बगहा है उस पर। अक्सर हम बड़े शहरों के बारे में जानते हैं, उसके इतिहास के बारे में जानते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में जानते हैं, मगर अक्सर हम उन शहरों से वाकिफ नहीं होते जो छोटे होते हैं। खासकर जहां हम पले बड़े होते हैं, हम चाहते हैं कि हमें उसके बारे में जानकारी मिले, मगर ऐसा होता नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि बगहा के बारे में जितनी सूचनाएं हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए और उस पर जो है एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, ताकि हम भी अपने शहर के बारे में उन तमाम चीज़ों को जान सकें जो ज़रूरी है और जो हमें रोमांचित करते हैं। इसी क्रम में मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। मेरा उद्देश्य था कि हम अपने शहर को जानें, उसके इतिहास को जानें, उसकी संस्कृति को जानें, उसके विकास क्रम को जानें। और इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्री मैं आप सभी के सामने पेश कर रही हूँ। सभी जानते हैं मैं अपने इस ब्यूटीफुल माइंड के चैनल पर कभी कविताएं लेके आती हूँ, कभी शेरो शायरी और कभी डॉक्यूमेंट्री। तो मैंने अपने बगहा के बारे में कुछ लिखा था जो चाहती हूँ कि आपको सुनाऊं। वो खूबसूरत सा शहर बसता है मेरे ख्यालों में, जिनकी सड़कों पे भागे थे नंगे पांव कभी। हरे दरख्तों का साया, वो नदी का किनारा, रातों में सर पे वो मंडराता जुगनू का साया। वो भीनी भीनी क्यारियों के फूलों की खुशबू, वो इखलाक, वो मिठास, वो जिंदा दिल लोग। वो गर्मी, वो सर्दी, वो बारिश मेरे शहर की, जहन में ऐसे कैद हैं एक एक यादें मेरे शहर की। जी हाँ, शहर और गांव हमेशा हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। कई सारे रिश्तों में हम बनते हैं, उनका भी एक लगाव होता है, मगर उन शहरों और गाँव का भी अपने आप से हम हमेशा जुड़ाव फ़ील करते हैं, जहाँ पे हमने अपना वक़्त गुज़ारा या फिर जहाँ पर हमारी पैदाइश हुई। इसी प्रेम ने, इसी मोहब्बत ने, इसी लगाव ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं बगहा पर एक डॉक्यूमेंट्री बना सकूँ। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का जो ये निर्णय है, ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास था। मैं चाहती थी कि सारी सूचनाओं को इकट्ठा किया जाए, ताकि हमारे बगहा के जो लोग हैं, वो अपने शहर के बारे में जान सकें। और मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम चीज़ें जो मैं दे सकती हूँ इस डॉक्यूमेंट्री में, उसे बताऊँ। और अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वैसे मैंने कोशिश की है। और जब इस डॉक्यूमेंट्री को देखें और इस मेहनत को महसूस करें, तो जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आती है ये डॉक्यूमेंट्री और आप चाहते हैं कि इसी तरह छोटे शहरों पर भी काम हो, तो आप कमेंट करें और बताएं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर करें और लाइक करें ज़रूर से। बगहा शहर एक परिचय जो है, बगहा बिहार में, बिहार का एक जिला है, पश्चिम चंपारण जिला, उसी में ये बगहा पड़ता है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें कि बगहा को जानने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पश्चिम चंपारण के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा कर सकें। चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत एक भोजपुरी भाषी जिला है और हिमालय की तराई में बसे होने के कारण यह जो जिला है जल और वन संपदा से परिपूर्ण है। चंपा के पेड़ों के कारण ही माना जाता है इसका नाम चंपारण पड़ा। और बेतिया जो है यहाँ का जिला मुख्यालय है। यह जिला अपनी भौगोलिक विशेषताओं और इतिहास के लिए विशिष्ट स्थान रखता है। बगहा सहित 3 अनुमंडल, 18 प्रखंड और 5 नगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले इस पश्चिम चंपारण जिले में बगहा अनुमंडल के अधीन ही 7 प्रखंड आते हैं, जबकि 2 नगर परिषद हैं, रामनगर और बगहा। 5,228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के वर्तमान जिले में तकरीबन 2400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अकेले बगहा पुलिस जिले के अंतर्गत आता है। यह बगहा का मैप है और बगहा एक आप देख रहे होंगे और बगहा दो है। यह दो भागों में बटा हुआ है, बगहा एक और बगहा दो। गंडक नदी आप देख रहे हैं, ये गंडक नदी है और गंडक नदी के पास ही जो है बगहा अवस्थित है। बगहा की अवस्थिति बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में है। यह एक पुलिस जिला है और नगर परिषद क्षेत्र है। यह अपने जिला मुख्यालय बेतिया से 64 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं राज्य की राजधानी पटना से 250 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित है।
बगहा 45 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल से लगता है, वहीं दूसरी ओर यह उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। इस तरह से अगर आप इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो आप देख रहे हैं कि यह काफ़ी जगह से क्या है, वेल कनेक्टेड है, काफ़ी जगह से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है और करीब है। इसी के कारण बगहा की जो भौगोलिक अवस्थिति है, इसके महत्व को बढ़ा देती है। अभी मैंने आपको बताया कि पश्चिम चंपारण जिला जो है 5,228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम बगहा की बात करें तो 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बगहा जो है, ये एक बड़ा क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। लेकिन शिवहर जो है एक छोटा-सा जिला है और एक राजस्व जिला है जिसके अंतर्गत 443। किलोमीटर का क्षेत्र ही है, जो कि अगर हम तुलना करें बगहा और शिवहर के बीच में, बगहा जो है शिवहर से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये 2400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन बगहा आज तक एक राजस्व जिला नहीं है और बगहा के लोग जो है एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि बगहा को एक राजस्व जिला बनाया जाए। क्योंकि राजस्व जिला बनते के साथ ही विकास की गति जो है काफ़ी तेज़ हो जाती है। बगहा के लोगों की तरफ से मैं भी राज्य सरकार से ये अपील करती हूँ कि बगहा के क्षेत्रफल को ध्यान में रखा जाए, इसकी भौगोलिक अवस्थिति को ध्यान में रखा जाए और बगहा को शीघ्र से शीघ्र एक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की जाए। चंपारण गज़ट के अनुसार 1951 में बगहा की जो आबादी थी वह 5,820 थी, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 3,044 थी, वहीं महिलाओं की जनसंख्या 2,776 थी। चंपारण गज़ट में ग्रेट गंडक नदी का उल्लेख किया गया है, जिसे नारायणी और शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो गंडक नदी है उसके तल पर शालिग्राम नामक एक पत्थर मिलता है, जिसे माना जाता है कि वह जीवित पत्थर होता है। इसके बारे में इस डॉक्यूमेंट्री में हम लोग बहुत आगे जानने वाले हैं। एक इससे वाकया भी जुड़ा हुआ है बगहा के संदर्भ में, तो हम उसके बारे में जानेंगे। चंपारण गज़ट के अनुसार बगहा का जो क्षेत्र है, यह एक गन्ना क्षेत्र है और इसी के कारण जो है यहाँ पर एक बड़ी चीनी मिल की स्थापना की गई थी, जो आज़ादी से पहले ही यह स्थापित हुआ, जिसे हम बगहा चीनी मिल लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें चंपारण गज़ट बगहा के संदर्भ में देता है। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो बगहा शहर की आबादी लगभग 1,12,634 थी, जिनमें पुरुषों की आबादी 59,614 और महिलाओं की आबादी 53,020 थी। 2011 में साक्षरों की संख्या यहाँ पर 55,400 थी, जिनमें पुरुष जो साक्षरता थी 33,665, वहीं महिलाओं में साक्षरता दर 21,735 पाया गया। औसत साक्षरता की अगर हम बात करें तो 59.84% जो है यहाँ की औसत साक्षरता है। लिंग अनुपात अगर हम बात करें तो यहाँ पर 889 और वहीं बाल लिंग अनुपात जो है 950 है। बगहा की बात हो और गंडक नदी का जिक्र नहीं हो तो ये बेमानी बात होगी, क्योंकि आपने देखा कि जो बगहा का लोकेशन है वो पूरा का पूरा गंडक के किनारे ही बसा हुआ यह शहर है। माना जाता है कि गंडक नदी के किनारे बसा यह शहर जो है अतीत से लेकर वर्तमान तक इस नदी से प्रभावित होता रहा है। गंडक नदी का हमें सबसे पहले उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में विधेय माधव की कथा में जब हमें पता चलता है कि आर्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर प्रसार हो रहा था, इसी क्रम में हमें पता चलता है कि पूर्व में जो है सदानीरा नदी जो है वह आर्यों की सीमा बनी। इसके आगे जो है आर्य नहीं जा पाए और सदानीरा नदी का उल्लेख जो है हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मौखिक संकलन के अनुसार बगहा शहर का विकास गंडक नदी के आसपास बसे हुए गांवों से हुआ। हर साल आने वाली बाढ़ के कारण आसपास क्षेत्रों में बसे लोग बगहा की तरफ आते थे और इस तरह से बगहा बसता चला गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बगहा के विकास में गंडक नदी जो है उसे अतीत से लेकर वर्तमान तक उसे प्रभावित कर रहा है। बगहा शहर के विकास में यहाँ की चीनी मिल का भी बहुत योगदान है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आजादी के पूर्व में ही स्थापित यह चीनी मिल जो है लोगों को रोजगार की दृष्टि से अपनी ओर आकर्षित करता रहा। दूर दराज के इलाकों से लोग जो है बगहा में आए और बसे और उन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। इस तरह से बगहा में जनसंख्या का जो घनत्व है धीरे धीरे बढ़ता चला गया।
बगहा का क्षेत्र जंगलों का क्षेत्र भी कहा जाता है। बाघों की जनसंख्या अधिक होने के कारण इस शहर का नाम बगहा पड़ा। आज इसे सिटी ऑफ टाइगर भी कहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को बगहा एज सिटी ऑफ टाइगर के नाम से जो है अपने आप को कह के गौरवान्वित फील करते हैं। और जाहिर सी बात है कि बगहा के थोड़े दूर के बाद ही क्या होता है कि जंगल शुरू हो जाता है। और मैंने आपसे कहा कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही एक तरह से जंगलों का क्षेत्र था। ये देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप देख रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपको दिख रही होगी। आज बगहा और वाल्मीकि नगर के बीच में जो जंगल मिलता है उसे हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। यह एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यह बगहा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी से ही शुरू हो जाता है। जब भी आप बगहा से वाल्मीकि नगर का सफर तय कर रहे होंगे तो लगातार मिलते जंगल से जो है आपका मन कहाँ खो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अद्भुत हरियाली और मन मोहने वाली जो है सुंदरता जो है हमें किसी और ही जगह ले जाती है। तो कभी भी आप आएँ तो बगहा से वाल्मीकि नगर जो है आप सफ़र कर सकते हैं और सड़क मार्ग के द्वारा ही वाल्मीकि नगर जाया जा सकता है। तो आप वाल्मीकि नगर के लिए जब प्रस्थान करते हैं बगहा से तो आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। रास्ते में आपको कई सारे जंगली जानवरों से भी भेंट हो जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और रोमांचित अनुभव रहता है जो भी वहाँ की यात्रा करता है। बगहा जिसे कभी मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था और ये कोई नई बात नहीं है। जो भी बगहा से बिलॉन्ग करने वाले लोग हैं और जो बिहार में रहने वाले लोग हैं वो बखूबी जानते हैं कि बगहा को मिनी चंबल कहा जाता था। इसकी भी एक बड़ी अनोखी कहानी है कि कैसे इसे मिनी चंबल का नाम दिया गया। 90 के दशक के आसपास बगहा में माना जाता है कि लगभग 35 डाकुओं का गिरोह जो था यहाँ पे काफी सक्रिय था। बगहा थाना कांड संख्या 161/81 में उस टाइम के जिला जज थे श्री पद्म नारायण सिंह। उन्होंने एक याचिका आई उनके पास। उन्होंने उस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया, यहाँ दसियों गिरोह की समानांतर सरकार चल रही है। यह जिला बड़ी तेजी के साथ मिनी चंबल बनता जा रहा है। इसके बाद बगहा को मिनी चंबल की उपमा दी जाने लगी। मिनी चंबल के रूप में पहचाने जाने वाला बगहा 90 के दशक में रक्त रंजित रहा। सन 1996 में रामनगर प्रखंड के नरकटिया दोन में अपराधियों ने 7 किसानों की हत्या कर दी। इस नरसंहार के बाद उस टाइम की तत्कालीन राजद सरकार ने 1996 में बगहा को पुलिस जिले का दर्जा दिया। सर्वप्रथम श्री आर के मलिक को बतौर एसपी यहाँ पर नियुक्त किया गया और ये रहा मिनी चंबल का इतिहास जो बगहा से जुड़ा हुआ है। अगर आज की बात करें तो वैसी कोई बात नहीं है, काफी शांति है यहाँ पर। बगहा की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ईख, चावल, धान इन सभी फसलों की खेती होती है यहाँ पर। रोजगार के सीमित साधन हैं। कृषि के अतिरिक्त मात्र एक चीनी मिल है जो कुछ रोजगार लोगों को उपलब्ध करवाती है। यहाँ पर कुटीर उद्योग और बड़े उद्योगों की कमी है जिसके कारण यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या को यहाँ की श्रम शक्ति को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो समय के साथ यह भी जरूरी है कि यहाँ पर कुटीर उद्योग और बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि हम अपनी श्रम शक्ति का यूज कर सकें और इस पलायन को रोक सकें। अगर आप बगहा जा रहे हैं तो बगहा जाते हैं अगर आप तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि गंडक नदी की यहाँ पे छोटी चेपुआ मछली मिलती है जो काफी प्रसिद्ध है इस पूरे रीजन में। इसके अलावा आनंदी का भूजा हो गया और बढ़िया गुड़, क्योंकि यह गन्ना क्षेत्र है में स्थित है बगहा, तो बढ़िया गुड़ भी आपको मिल सकता है। पूरा का पूरा चंपारण बेल्ट है तो चंपारण मटन आप यहाँ पे खा सकते हैं। और बगहा की जो स्पेशलिटी है, इसकी विशेषता है जो खाने में है, वह है यहाँ की इमरती, जो कि चावल से बनाई जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जो भी लोग यहाँ से अक्सर जाया करते हैं मैं सजेस्ट करती हूँ कि वहाँ की इमरती ज़रूर खाइएगा। मैं भी जाती हूँ तो मैं भी वहाँ की इमरती खाना बहुत पसंद करती हूँ। यहाँ के लोग अक्सर अपने परिचित को, अपने मेहमानों को इमरती जो है दिया करते हैं। तो कभी आप बगहा जाएं तो इमरती ज़रूर खाएं। बगहा में अगर शिक्षा की बात की जाए तो स्कूल के स्तर पर अच्छा काम हुआ है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे कई सारे निजी स्कूल हैं, कई सारे सरकारी स्कूल हैं और बच्चे जो हैं स्कूल के अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से कर पाते हैं यहाँ पे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर अगर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बगहा से थोड़े दूर पहले ही एक बड़गांव गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मिलता है। यह एक सरकारी कॉलेज है। इसके अलावा बगहा में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है।
जो भी है वह सरकारी सहायता प्राप्त है, मगर पूर्णतः सरकारी कॉलेज बगहा में नहीं है, बड़गांव गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को छोड़ के। बगहा में जो कुछ शिक्षण संस्थान हैं जो कि सरकारी सहायता प्राप्त हैं, जिसमें पंडित उमाशंकर तिवारी महिला कॉलेज है, बाबा भूतनाथ कॉलेज है, पंडित गिरिधरन मिश्र कॉलेज है। ये सभी कॉलेज जो हैं बगहा में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दी जा सके, उच्च शिक्षा में उनकी बाधाएं नहीं आ सके। लेकिन सरकारी कॉलेज का अभाव जो है यहाँ के लोगों को हमेशा अखरता रहता है। ये बगहा का महिला कॉलेज है और इस कॉलेज में मैं खुद भी गई थी देखने के लिए, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। अ, छात्राओं के लिए यहाँ पर कई सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं ताकि बच्चियाँ जो हैं शिक्षा के साथ जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी भाग ले सकें। इसके अलावा एक स्विमिंग पूल का भी निर्माण हो रहा है यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं स्टूडेंट्स को, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, छात्राएँ हैं उनको। इसके अलावा बगहा में बीबीएन कॉलेज है और ये गिरिधरन मिश्र कॉलेज है। ये सभी जो है सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज हैं। और इसके अलावा एक पुस्तकालय जो मुझे दिखा वह था बगहा 1 में। जैसे आप बगहा 1 में एंटर करेंगे आपको राहुल पुस्तकालय दिख जाएगा, तो राहुल पुस्तकालय है यहाँ पर। शिक्षा के क्षेत्र में अभी और बेहतर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है बगहा में, ताकि जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के बाद जो है हतोत्साहित नहीं हो सकें उच्च शिक्षा के संदर्भ में। इस संदर्भ में जो है सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर जो है अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। बगहा के सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ के समाज में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। यहाँ के लोग काफ़ी शांति प्रिय हैं और काफ़ी स्वभाव से मिलनसार भी हैं। बगहा और बगहा के आसपास में जो गांव हैं वहाँ पर थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं। यह जनजाति जो है भारत के प्रमुख जनजातियों में से एक है। यह प्राकृतिक प्रेमी, मातृ पूजक और लैंगिक समानता में विश्वास करने वाली जनजाति है। महिलाओं की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। शिक्षा के प्रसार और संचार के बेहतर माध्यम ने बालिकाओं को भी शिक्षा से जोड़ा है। मैंने अभी थारू जनजाति के बारे में बताया था। ये थारू महोत्सव का ही दृश्य है जो आप देख रहे हैं और इसमें जो है महिलाएं नृत्य कर रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर उनके कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। अगर आप कभी बगहा जाएं तो थारू महोत्सव को भी एंजॉय कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बगहा शहर जो है यह 2 भागों में विभाजित है, बगहा 1 और बगहा 2। और बगहा जो 1 जो है, माना जाता है कि ये एक पुराना शहर है। बाज़ार वहाँ पर उपलब्ध था जिसके कारण यह शहर जो है लगातार बसता चला गया। बगहा 2 के बसने की जो पृष्ठभूमि है वह प्रशासन को ध्यान में रख के बसाया गया है। अगर आप बगहा 2 में जाएँगे तो वहाँ पर आपको एसपी ऑफिस, कचहरी, रेलवे स्टेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर बगहा 2 को बसाया गया है। बगहा में कभी 3 सिनेमा घर हुआ करते थे। इसमें था एक चित्रांगदा, एक कमला टाकीज़ और ध्रुव टाकीज़। वर्तमान में इन 3 सिनेमा घरों में से 2 तो बंद हो चुके हैं, कमला टाकीज़ और चित्रांगदा। और ध्रुव टाकीज़ भी काफ़ी समय तक बंद रहा। उसके बाद यह जो है एक नए अवतार के रूप में और नई सुविधाओं और तकनीकों के साथ खुला है, जिसे हम आज ध्रुव कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो सिनेमा प्रेमी हैं उनके लिए मात्र एक साधन के रूप में ये मौजूद है जहाँ पे वो फिल्म का आनंद ले सकते हैं। समय के साथ विकास की धारा से जुड़ता हुआ बगहा आपको दिख जाता है। कभी यहाँ पर बिजली की अच्छी सुविधा नहीं थी। आज जो है बिजली की सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पर। सड़क जो है बहुत अच्छी हो चुकी हैं और लगभग बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के साथ यह अपने जिला मुख्यालय हो जाए या फिर राजधानी, राज्य की राजधानी से जुड़ा हुआ है। आज के दौर में अगर आप जाएँ वहाँ पर, पहले छोटी लाइन थी, आज बड़ी लाइन हो चुकी है और भारत के वर्तमान में जितने भी प्रमुख नगर हैं, वहाँ जाने के लिए आपको यहाँ से ट्रेन मिल सकती है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर ट्रेनों की संख्या कम है काफ़ी। ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, उनके स्टॉपेज दिए जाने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। बगहा से मात्र 75 किलोमीटर की दूरी पर कुशीनगर हवाई अड्डा है, जहाँ से बगहा वासी जो हैं हवाई सेवा की सहायता भी ले सकते हैं, इस सुविधाओं को भी वह ले सकते हैं। बगहा में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। कभी जो इमारतें जर्जर दिखा करती थीं, आज वो बहुत ही खूबसूरत बन चुकी हैं और आधुनिक सेवाओं के साथ लैस भी हैं। ये बगहा के लोगों को लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। यहाँ पर अब मुफ्त दवाएं मिलती हैं। साफ सफाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। 24 घंटे सर्जरी की व्यवस्था है। कोविड के समय तो इस अस्पताल ने
बहुत ही अच्छा काम किया और कई लोगों की ज़िंदगी को इसने बचाया था। मैं खुद भी बगहा के इस अनुमंडल अस्पताल में गई और मैं देख कर के काफ़ी दंग रह गई थी कि आज के समय में बगहा जो है, हमारे बगहा में इतनी शानदार जो है फैसिलिटी है हमारे हॉस्पिटल में। आप देखिए, यह यहाँ का अनुमंडल अस्पताल है, कमलनाथ तिवारी अनुमंडल अस्पताल। मैं खुद ही गई वहाँ पर, साफ-सफाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी और जो वहाँ पर सफाई कर्मी थे या फिर जो भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग थे, काफ़ी सहयोगी थे और मैं तो अनजान बन के गई थी, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी जो है समर्पण के साथ ये लोग चिकित्सा के क्षेत्र में बगहा के लोगों को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। बगहा में वन विकास भारती एक स्वयंसेवी संस्था है। इसकी स्थापना 1984 में गांधी जी के सर्वोदय के विचारधारा के अंतर्गत किया गया था। इसके संस्थापक हैं समाज सेवी अरुण कुमार सिंह जी। संस्था ने बिहार में पहली जो है होम्योपैथिक 40 बेड वाला अस्पताल की स्थापना की थी। इसका उद्घाटन उस समय के जो राज्यपाल थे महामहिम सुंदर सिंह भंडारी जी द्वारा 1999 में किया गया। संस्था ने अभी तक बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, कई सारी सामाजिक समस्याओं को सुलझाया है, पर्यावरण की समस्याओं के प्रति लोगों को जो है सचेत किया है, काफ़ी ही अच्छी इनकी भूमिका रही है। इसलिए इस तरह के संस्था और इस तरह के समर्पित लोगों का अगर ज़िक्र इस डॉक्यूमेंट्री में नहीं हो, तो वो अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने इसे दिया है। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वही है होमियो कैंसर सेवा अस्पताल, होमियो सेवा अस्पताल जो मैंने बताया वन विकास भारती के द्वारा जो है, यह पूरा उनका एस्टेब्लिशमेंट है और यहाँ पर जो है कैंसर का भी इलाज किया जाता है होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से। साँपों के काटे जाने का बहुत अच्छा इलाज होता है यहाँ पर और इसके अलावा जो है कई सारे डॉक्टर जो है दूर-दराज जगह से आकर के यहाँ पर लोगों को अपनी सेवाएँ देते हैं। अब हम बात करते हैं हरनाटाड़ की। हरनाटाड़ जो है, यह थारू आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है और इसी के चलते इसके जो विकास ने जो करवट ली है, इसे जो है थरवट की राजधानी का गौरव भी प्राप्त है। 3 दशक पहले यहाँ से एकमात्र डॉक्टर थे, डॉक्टर कृष्ण मोहन राय। उन्होंने डॉक्टरी की और पूरे थारू समुदाय से मात्र कृष्ण मोहन राय ने डॉक्टर होने का गौरव भी प्राप्त किया था। इनकी नियुक्ति जो है सरकारी डॉक्टर के रूप में किसी अन्य जिले में की गई थी। 5 साल तक यह सरकारी सेवा में रहने के बाद इनको अपने क्षेत्र का मोह जो है इन्हें खींच ले आता है और इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर इस दूर-दराज के इलाके में, इस पिछड़े इलाके में जो है अपनी सेवाएँ देना जो है उचित समझा। आज यहाँ कई अस्पताल हैं और कई क्लिनिक देखे जा सकते हैं, जहाँ पे कई अच्छे चिकित्सक अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। ऐसे कर्मठ व्यक्तियों के कारण ही आज हरनाटाड़ बाज़ार जो है, जो कभी आदिवासी और पिछड़े लोगों का साप्ताहिक बाज़ार हुआ करता था, आज यह एक मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। बगहा के धार्मिक स्थल की बात करते हैं हम कि बगहा में अगर आप जाएँ तो कौन-कौन सी जगह आपको दिख जाएँगे धार्मिक स्थल के रूप में। तो अभी मैं आपको इस स्लाइड में जो है बहुत सारी जगह बताने वाली हूँ, अगर आप कभी जाने का आपका मन किया तो आप ज़रूर जाएँ वहाँ पर। बगहा के माँ चंडी का एक मंदिर है। राज्य में माता के कई जो हैं सिद्धिपीठ हैं, उनमें से एक है बगहा बेतिया मेन रोड पर मलपुरवा के पास माँ चंडी का मंदिर। पौराणिक कहानियां यह भी कहती हैं कि जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर तांडव करने लगे थे, इसके बाद पृथ्वी हिल गई थी। तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़ों में सती के शव को काटा। इसी दौरान इस स्थान पर माता का गाल गिरा था, जिस कारण यह काफी धार्मिक रूप से पवित्र स्थल माना जाता है। यदि आप बगहा जा रहे हैं और बगहा जाने के बाद आप चाहते हैं कि कहीं के दर्शन करें, तो यहाँ पर आपको मदनपुर देवी स्थान मिलता है। यह जो मदनपुर देवी स्थान है, बगहा से वाल्मीकि नगर के बीच में मदनपुर जंगल है, उसी में है ये और यह देवी स्थान काफ़ी पवित्र समझा जाता है। उत्तर प्रदेश से, बिहार के कई अन्य जिलों से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आकर वह मन्नतें मानते हैं। कई लोग यहाँ आकर मन्नतें जब उनकी पूरी हो जाती हैं, तो वो यहाँ आकर बलि भी चढ़ाते हैं। तो यह काफ़ी जो है पवित्र स्थल माना जाता है। इसके साथ भी एक कहानी संलग्न है, वह है रहसु गुरु की। तो उसके बारे में डिटेल जो है आपको मेरी किताब में मिल जाएगा, मगर आप मदनपुर देवी स्थान कभी भी बगहा का विजिट करें, जाएँ आप, तो मदनपुर देवी स्थान को आप कभी भी मिस ना करें। बगहा में बाबा विशंबर नाथ का मंदिर है और मैंने आपसे कहा था कि गंडक नदी के तल पर जो है शालिग्राम पत्थर मिलता है और
वो माना जाता है कि जीवित पत्थर है। यहाँ से उस शालिग्राम के बारे में भी एक कहानी आपको मिल जाएगी। 164 साल से बढ़ रहा शालिग्राम भगवान का आकार बगहा के श्री बाबा विशंबरनाथ मंदिर में हर दिन बढ़ रहा है। यह पत्थर कभी मटर के दाने जैसा था, जो कि नेपाल के राजा से यहाँ के नाम था रामजीवना, उन्हें सौगात में मिली थी। बाबा विशंभरनाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन ही आसन से उतारा जाता है। ये बाबा विशंभरनाथ मंदिर का ही पूरा का पूरा एरिया है, जिसकी तस्वीर मैंने ली है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं यहाँ पर, और बहुत ही एकांत में जाकर के अगर आप बैठना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस स्थान पर जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके प्रांगण में ही एक तालाब है, और बहुत ही सुंदर तालाब है, उसके बारे में भी कहानियाँ हैं, मगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि क्या कहानियाँ हैं वहाँ पर। ये कैलाश बाबा का मंदिर है, बगहा 2 में है कैलाश बाबा का मंदिर, और ये कैलाश बाबा की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा बगहा में हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून नक्शबंदी का मज़ार भी है। यह मज़ार जो है, मौलाना मोहम्मद हारून नक्शबंदी को बगहा के उस सूफ़ी के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों में समान रूप से काफ़ी लोकप्रिय थे। इनका जन्म 1991 में देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पूर्वज जो है समरकंद बुखारा के निवासी माने जाते हैं। 1934 में गोरखपुर के तमकुही से बगहा आए और जीवन पर्यंत जो है वो बगहा रहे और लोगों की यहाँ पर सेवा की। इनकी मृत्यु जो है 4 फरवरी 1982 हो गई। सिद्ध पुरुष होने के कारण इनके श्रद्धालु उत्तर प्रदेश और बिहार के दूर दराज इलाकों से भी इनके पास यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये देखिए आप सारी तस्वीरें, बाबा मस्तान शाह का मज़ार है ये, और यह बगहा 1 में है। यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर तालाब है, और जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा बगहा में चखनी में एक बहुत ही सुंदर गिरजाघर है, जो कि अंग्रेज़ों का बनवाया हुआ एक कैथोलिक चर्च है। ये अपनी सुंदरता और विशालता के कारण इस पूरे रीजन में काफ़ी प्रसिद्ध है। अक्सर जो है लोग 25 दिसंबर को, 1 जनवरी को यहाँ जाते हैं, और बहुत ही शांति में और प्रकृति की गोद में बना हुआ बहुत ही सुंदर इमारत है। ये बहुत पावन जगह मानी जाती है, तो कभी आप जाएँ तो आप ज़रूर जाएँ। देखिए ये वहीं चखनी का ये सुंदर गिरजाघर आप देख रहे हैं। बगहा के कुछ स्थान जो है गांधी जी की यादों के साथ भी जुड़े हुए हैं। 1930 के आंदोलन के दौरान गांधी जी भितिहरवा से भैरवगंज होते हुए बगहा के डीएम एकेडमी में पहुंचे। यहाँ पर आराम किया और स्नान किया। यहीं पर उन्होंने आगे की अपनी रणनीति भी बनाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादें बगहा शहर से जुड़ी हुई हैं। देश की गुलामी के दौरान महात्मा गांधी 1930 में नमक छोड़ो आंदोलन के दौरान बगहा शहर के देवी मंडल सिंह उच्च विद्यालय पहुंचे। जिस कुएं के पास गांधी जी ने स्नान किया था वह आज भी संरक्षित तौर पर मौजूद है। मैंने आपको बताया कि गांधी जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने स्नान किया था। जिस कुएं को संरक्षित किया गया उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसे गांधी जी का कुआं कहा गया है, और कभी आप जाएं तो इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए बगहा का ऐतिहासिक स्थल है, ये कांग्रेसी मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, मगर आज के दौर में यह खंडर में तब्दील हो चुका है। मैं यहाँ गई थी, और बहुत ही अच्छी जगह है, इसे संरक्षित करने की ज़रूरत भी है। माना जाता है कांग्रेसी मंदिर के बारे में कि रात्रि विश्राम के दौरान महात्मा गांधी जी जो थे वह कांग्रेसी मंदिर भी आए थे। डीएम एकेडमी से कांग्रेसी मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह माना जाता है कि गर्म दल के कई नेता जो है यहाँ पर बैठ करके आंदोलन से जुड़ी हुई अपनी रणनीतियां बनाया करते थे। ये कांग्रेसी मंदिर है जो आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है और इसे संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा बगहा 2 में कचहरी मंदिर भी है। यहाँ पर अक्सर आपको श्रद्धालु दिख जाएंगे। यह कोर्ट परिसर के बीच में ही बना हुआ है, और कई सारे जो लोग आते हैं जो परेशान होते हैं वो अक्सर यहाँ पे बैठ करके प्रार्थना करते हैं अपने लिए। तो ये बगहा का कचहरी मंदिर है। इसके अलावा बगहा में आप जा रहे हैं तो आपको कई जगहों पर जो है बहुत सुंदर सुंदर मंदिर मिल जाएंगे, जहाँ पर आप रुक करके वहाँ पर प्रार्थना अर्चना करना चाहेंगे। और एक चीज़ जो मुझे बगहा की बहुत सुंदर लगती है, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, एक तरफ मंदिर है और एक तरफ मस्जिद है, दोनों बगल अगल में है। बगहा के पटखौली में मंदिर और मस्जिद एक दूसरे के बिल्कुल पास में है, जो यहाँ के लोगों की धार्मिक सहिष्णुता की एक पहचान है, मिसाल है। अगर हम बात करें कि बगहा में संभावनाएं क्या हैं,
तो आप देखिए, बगहा से कुशीनारा जो है, कुशीनगर मात्र 76 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थान है। इसके अलावा बगहा से वाल्मीकि नगर जो है 40 किलोमीटर की दूरी पर है और बगहा से लौरिया मात्र 39 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर अशोक स्तंभ और स्तूप है। इसके अलावा बगहा से भितिहरवा आश्रम आप जा सकते हैं, जो कि गांधी जी से जुड़ा हुआ है, मात्र 52 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बगहा को एक सेंटर के रूप में लें, तो बगहा जो है इन सभी के बीच में आता है। अगर आप बगहा जा रहे हैं, तो आप चारों तरफ जो है घूम सकते हैं अच्छे से। तो बगहा को जो है हम एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। संभावनाएं हैं, क्योंकि इसके आस-पास में बहुत ही खूबसूरत जगह भी हैं और बगहा स्वयं भी देखने लायक जगह है। ये बगहा की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे साथ, जिसे मैंने लिया है। मैंने लिखा है, मेरे शहर को तू आबाद रखना, यहाँ के हर बाशिंदों में आपसी प्यार रखना। होली के रंग तू हर साल मुझ पे डाल देना, ईद पर हर बार सेवइयों से मुंह मीठा करना। जिस भाईचारे से रहता आया है यह शहर, इस विरासत को महफूज रखना, यहाँ मोहब्बत रखना। बिल्कुल मेरी दुआ है कि यहाँ के लोग जो है जिस भाईचारे से रहते आए हैं, ये भाईचारा कायम रहे, यहाँ के लोग आपसी मोहब्बत से रहें और बगहा जो है दिन प्रतिदिन विकास के क्रम में आगे बढ़ता चला जाए। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति होनी चाहिए और बगहा को जल्द से जल्द एक राजस्व जिला जो है घोषित किया जाना चाहिए। यह मेरा एक विनम्र निवेदन भी है राज्य सरकार को कि वह इस ओर ध्यान दे कि बगहा को जल्द से जल्द एक राजस्व जिला घोषित कर दे, ताकि हमें जो है खुश होने का एक मौका मिल सके और यह जो सपना हम लोगों ने बरसों से संजोया हुआ है, वह साकार हो सके। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह ब्यूटीफुल माइंड के इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट्री और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिले। और आप सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगती है, मुझे बताना ना भूलें। अपना कमेंट ज़रूर करें इस पे, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और इसे लाइक करें। मैं शाइस्ता अंत में आप सभी से विदा लेती हूँ, इस आशा के साथ कि आप सभी को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर कोई कुछ त्रुटि रह गई है, मुझे माफ़ कीजिएगा और यह मेरा एक व्यक्तिगत प्रयास था कि मैं चाहती थी कि अपने शहर के बारे में आप सभी को बताऊँ और उसकी चीज़ों को और बेहतर तरीके से संग्रहित कर सकूँ। इस पूरे डॉक्यूमेंट्री के बारे में आप लोगों ने जितना जाना, उसके बारे में पूरा का पूरा और बेहतर जानकारी आपको इसकी किताब के माध्यम से मिल सकता है। इस पर मैं एक किताब भी लेके आ रही हूँ। ये जो चीज़ें आपने देखी वो रहेंगी। इसके अलावा जो है हर जगह से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ हैं, कुछ किस्से हैं जो कि उसमें रहेगा। अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो संपर्क करें। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।